बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जिस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, आप थंबनेल भी पढ़ चुके हैं, थंबनेल के टाइटल्स भी आप देख चुके हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आज कोर्ट्स में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। मुख्तसर सा कर्टन रेज़र पेश करके हमारे प्रोग्राम की जो बड़ी ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप चाहने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस्लामाबाद की नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज रूटीन मुकदमात की समाअत है। बानी पीटीआई का कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के एमएनए मुबीन आरिफ जट की हिफाजती दरख्वास्त ज़मानत पर आज हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी ने पटिशन दायर कर रखी है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है हियरिंग करने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन शहरी खिज़र अहमद हैं, उन्होंने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए लापता हुए हैं, अपने बेटे की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो ये चंद अहम मुकदमात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, थंबनेल पे ख़बर है कि तहरीक इंसाफ को इख्तलाफात ले डूबे। मामला नाज़रीन ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसे स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से दिए जा रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद जो है इंसान इस बात पे हैरान होता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमने जद्दोजहद करनी है, हमने तहरीक चलानी है और अपने कप्तान को अडयाला जेल से हमने बाहर लेके आना है, उसकी रिहाई को मुमकिन बनाना है। तो उसके लिए इत्तफाक चाहिए, आपके बयानात एक असूल पे हों, एक प्रिंसिपल पे हों, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, जो सर्विसेज चीफ की जो मियाद है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल की गई, उस पर कोई रद्द-ए-अमल सलमान अकरम राजा साहब ने नहीं दिया। सलमान राजा साहब ये कहते हैं कि सर्विसेज चीफ की मियाद बढ़ाना अंदरूनी मामला है, इस कानून साजी को तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे। अब सलमान अकरम राजा हैं कौन? आजकल अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के सबसे करीब अगर कोई शख्सियत हैं तो वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। खान साहब जेल में जब केस की समाअत होती है तो अलग से जिस पार्टी रहनुमा के साथ गुफ्तगू करते हैं वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। आप यूँ कहें कि पार्टी को कमांड या फिर पार्टी और इमरान खान के माबैन अगर कोई ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं तो वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। इतना ट्रस्ट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब पे खान साहब का बिल्ड हो चुका है। अब राजा साहब ने इस कानून के हवाले से कोई बात नहीं की, उसने कहा कानून साजी हो चुकी है, इसको तस्लीम करेंगे, लेकिन अदलिया के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कानून साजी को एक्सेप्ट करने से इनकार किया कि मैं इस कानून साजी को नहीं मानता और मैं अपना एतराज़ अदालत में भी रिकॉर्ड कराऊंगा। अब ये तो हो गया सलमान राजा साहब का मौक़िफ़, जो कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आप कह सकते हैं। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सर्विस चीफ की मियाद जो बढ़ाई गई है वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, एतराज़ उठा रहे हैं। ना सिर्फ वो एतराज़ उठा रहे हैं बल्कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा वो कुछ और बयान करती हैं, जो सलमान अकरम राजा साहब का जो स्टेटमेंट है उससे इंटायरली बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो बिल मंजूर करवाए गए हैं, ये बिल दरअसल गैंग ऑफ 3 एक्सटेंशन माफिया को बरकरार रखने के लिए किए गए हैं। ये कानून साजी उनको बरकरार रखने की गई है। अब एक तरफ आप तहरीक चलाने की बात करें और दूसरी तरफ आपके बयानात एक दूसरे से मिल ना रहे हों और उसमें तज़ाद नज़र आ रहा हो और वो तज़ाद आपकी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की निशानदेही कर रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है? अब ये देखें ना कि याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो चीफ जस्टिस बनने से पहले एतराज़ था कि याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तज़ादात की बात कर रहा हूँ। जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तो जिसने पूरा मुल्क बंद करना था गंडापुर साहब, वो सबसे पहले याहिया अफरीदी साहब की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए।
सब मेहमानों से पहले गंडापुर साहब पहुंचे हुए थे। ना सिर्फ गंडापुर साहब ने या अफरीदी साहब की तकरीर को एक्सेप्ट किया, बल्कि बैरिस्टर गौहर, जो कि दिखावे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, ज़ाहिर सी बात है खान साहब ने उनको बनाया है और गौहर साहब खुद भी कहते हैं कि ये ओहदा मेरे पास अमानत है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर याहिया अफरीदी कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन शुएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब हमारे लिए जो है वो काबिल एतराज़ चीफ जस्टिस हैं, यानी चंद नामों के ऊपर इनका इत्तफाक नहीं। तो ये नफाक जो है, ज़ाहिर सी बात है, ये नफाकी या जो नफाक है वो मसाइल और मुश्किलात का बायस बनता है जब आपका प्रिंसिपल स्टांस एक ना हो। अब ये जो नाज़िम मैंने थंबनेल पे जो लिखा कि हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश और वो साजिश नाकाम हो गई, वो जो मरवत साहब का मशहूर एक जुमला है, फ़िक्रा है, मिसरा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वही कुछ हुआ। मामला नाज़िम ये है कि कल एक स्टेटमेंट दिया गया जनाब ख्वाजा आसिफ की तरफ से वज़ीर दिफ़ा ने। वो स्टेटमेंट के चंद जुमले मैं आपके सामने रखूँगा और फिर कुछ पस मंज़र भी है उस स्टेटमेंट का, और वो बड़ा दिलचस्प है। आप उससे कड़ियाँ मिलाएं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वही कड़ियाँ मिलाई हैं। चलें पहले मैं आपके सामने पस मंज़र रख देता हूँ। पस मंज़र नाज़िम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। लेटर क्या था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी तौर पे बुलाइए 31 अक्टूबर को ही। ये नाज़िम मैं नहीं कह रहा, ये एक लीगल एक्सपर्ट का एनालिसिस है जो उसने मेरे साथ शेयर किया है। अब क्यों शेयर किया इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो वो लेटर लिखा गया, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता कि उसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जिस लीगल एक्सपर्ट के साथ मेरी बात हुई उसने कुछ कड़ियाँ मिला के मेरे सामने रखी। मंसूर शाह साहब इजलास नहीं बुलाते, इजलास नहीं बुलाया जाता, उसी रोज़ दोनों जज साहबान मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में इकट्ठे होते हैं और कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। और कमेटी के इजलास में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उसकी फिक्सेशन का फैसला कर दिया जाता है कि ये दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट यानी 16 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो 4 नवंबर को इस केस की समाअत करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस समाअत के साथ साथ आपको बताते जाएं कि जुडिशल कमीशन का इजलास भी 5 नवंबर को बुलाया जाता है। गो के थोड़ा सा सीक्वेंस फ़र्क है। मैंने लीगल एक्सपर्ट से भी बात की, मैंने खुद भी इस चीज़ पे सोचा, लेकिन उस लीगल एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो नॉमिनेशंस आ रही थी उन नॉमिनेशन के नतीजे में, नॉमिनेशन किसकी, जुडिशल कमीशन के अरकान की, उन नॉमिनेशन के आने से पहले और जुडिशल कमीशन का इजलास होने से पहले ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा था, इसका पीछे मकसद, ऑब्जेक्ट ये था कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने से पहले और जुडिशल कमीशन के इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस की नॉमिनेशन होने से पहले ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने की बात की जा रही थी, और जजेस ने फिर जब इजलास नहीं बुलाया गया, अपने चैम्बर में बैठ के खुद से 2 जजेस ने कमेटी का इजलास बुला के 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया। इसका मकसद ये था कि जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले इन दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बिठा के, इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए लगा के हुक्म इम्तना उस अंदाज से जारी कर दिया जाए जैसे मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में हुआ था कि इधर मखसूस नशिस्तों का मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने लगा, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और अख्तर मिनल्ला साहब शामिल थे। पहली समाअत में हुक्म इम्तना दे के हुकूमत की जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। अब उस लीगल एक्सपर्ट का अपना एनालिसिस है, वो ये कह रहा है कि जो मैंने कड़ियाँ मिलाई हैं, जो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये फुल कोर्ट बुला के 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों में जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्तें आई थी कि जुडिशल कमीशन के इजलास को, जुडिशल कमीशन को किसी किस्म का फ़ैसला इजलास में करने से रोका जाए। ये नाज़िर फैक्चुअल बात भी है कि जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी उसमें यह इस्तदा की गई थी कि जुडिशल कमीशन को और 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुतल्लिका जो भी फरीकैन या स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कोई भी एक्शन लेने से रोका जाए। ये तो नाज़िर रीडिंग है एक लीगल एक्सपर्ट की,
लेकिन नाज़रीन अब इसके ऊपर जो बात की है वो बात की है नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इस सारी चीज़ को एक साजिश से इबारत करते हैं, एक साजिश करार देते हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा नाज़रीन अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं, एक तो वो इमरान खान साहब के बैरून मुल्क जाने की बात करते हैं कि अब पीटीआई वाले ये ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भिजवाया जाए, और जिस मुल्क में इमरान खान साहब को भिजवाया जाना है वो मुल्क भी इमरान खान साहब को लेने के लिए तैयार है। अब ये बाहर से कौन मुल्क हो सकता है, हमने पूछा अपने उसी लीगल एक्सपर्ट से जिससे हमारी बात हो रही थी कि ये मुल्क कौन हो सकता है। उसने कहा मुझसे तो आप कानूनी बात पूछें। हमने कहा फिर भी आपका अंदाज़ा। उन्होंने कहा जी मैं ये तो यकीन के साथ कह देता हूँ कि कह सकता हूँ कि कोई मुस्लिम मुल्क नहीं हो सकता, कोई मशरिक़ वुस्ता का मुल्क नहीं हो सकता, कोई यूरोपियन मुल्क हो सकता है, यूरोप के रीजन का हो सकता है, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकता है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता का कोई मुसलमान मुल्क नहीं हो सकता। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने साजिश का होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। अब वो साजिश का होमवर्क क्या है, ये साजिश क्या थी, तो इस बारे में ख्वाजा आसिफ साहब खुद ही बयान करते हैं कि अदलिया के ये जो साजिश तैयार हुई, साजिश क्या थी, हुकूमत का तख्ता उठने की साजिश, कि साजिश का होमवर्क इमरान खान साहब ने मुकम्मल कर लिया था। इसमें अदलिया के अफराद भी शामिल थे। भाई कौन से अफराद शामिल थे, ये नाम तो ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताए, लेकिन नाम ना बताकर भी वो इशारा कर गए किसी की तरफ। क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जिस आइनी बहरान की ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मैं निशानदेही करता था, दो बंदों का ख़त वही माहौल बनाने की कोशिश है। अब दो बंदा को ख़त तो मंसूर अली शाह साहब का है और मुनीब अख्तर साहब का है, तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि दो बंदों का ख़त वही माहौल बनाने की साजिश थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो, हुकूमत घर चली जाए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो ख़त वाले हैं ये पार्लियामेंट की निगरानी क्यों करना चाहते हैं। ये नाज़रीन बड़े ही संगीन इल्ज़ाम जो हैं, या बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम लिए बगैर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पे लगाया है। ये मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो कहा है ये ऐन दुरुस्त हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है वो गलत हो सकता है। मैं सिर्फ आपके सामने जो बातें कही गई हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, वो बातें आपके सामने रखी हैं। बाकी जो लीगल एक्सपर्ट के साथ हमारी जो बात हुई उसका अपना एक एनालिसिस है कि ये इवेंट जिस सीक्वेंस के साथ चले हैं उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में हुक्म इम्तना दिया गया था, तो यहाँ पर भी इन दरख्वास्तों को फौरी तौर पर समाअत के लिए लगा के जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्ट भी यही नज़र आता है कि हुक्म इम्तना दे के 26वीं आइनी तरमीम को स्टैंड स्टिल कर दिया जाए, जिसके नतीजे में ऑटोमेटिकली मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था क्योंकि वो सीनियर प्यूनी जज हो जाते 26वीं आइनी तरमीम के बाद स्टे होने पे, और जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्हें अपने ओहदे से जो है वो हाथ धोना पड़ता है या उनको काम से रोक दिया जाता है, लेकिन बड़ा कम्प्लिकेशन ज़रूर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन फ़ौज में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है और ये बड़े अहम ओहदों पर तब्दीलियाँ की गई हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की तरफ से हम आपको बता देते हैं नाज़रीन कि किन ओहदों पर तकर्रियाँ हुई हैं, तबादले हुए हैं और तरक्कियाँ दी गई हैं। 6 नाज़रीन मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्कियाँ दी गई हैं। ना सिर्फ मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल बना के तरक्कियाँ दी गई बल्कि नई जिम्मेदारियाँ भी उनके सपोर्ट की गई हैं। पहले नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज, यानी पहले मेजर जनरल थे, अब लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज हो चुके हैं। इनको कोर कमांडर मुल्तान लगाने का फैसला किया गया है। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अरशद नदीम, इनको नाज़रीन सर्जन जनरल बनाया गया है JHQ हेडक्वार्टर में। इसके अलावा आमिर नजम साहब हैं, इन्हें NDU का सदर बनाया जाएगा, और जो मौजूदा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जो सदर हैं, ग़ालिबन अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं, अगर मैं गलती करता हूं तो आप मेरी अपनी तस्दीक़ कर सकते हैं, तो आसिफ गफूर साहब हैं NDU के इस वक्त सदर या चेयरमैन, तो उनकी जगह पे आमिर नजम साहब जो हैं वो आएंगे इस ओहदे पे। इसके अलावा नाज़रीन तबस्सुम हबीब साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल, इनको बनाया गया है मेजर जनरल से, और ये DG जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर तैनात किए गए, यानी DGJS इनको लगाया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन 5वें मेजर जनरल जिनको तरक्की मिली है हसन खटक साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक साहब, जिन्हें
QMG यानी क्वार्टर मास्टर जनरल लगाया गया है। और 8वें नंबर पे नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर वक़ास साहब हैं, जो मेजर जनरल से तरक्की पा के लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं। इन्हें एडजुटेंट जनरल लगाने का फैसला किया गया है GHQ हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। यानी जैसे रियासत का प्रिंसिपल ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, तो ये अज़हर वक़ास साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर वक़ास साहब जो हैं, ये पाक फ़ौज के एडवोकेट जनरल होंगे। इसके अलावा नाज़रीन कल आज़म सवाती साहब को ज़मानत के बाद अटक जेल से रिहा किया गया था, लेकिन अटक जेल से रिहा होने के बाद पुलिस ने टेक्सला और हसन अब्दाल के मुकदमात में आज़म सवाती साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।